संविधान ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद एक बहुत मोटी, भारी भरकम कानून की किताब, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये तो एक नए राष्ट्र की उम्मीदों, उसके सपनों और कह लीजिए उसकी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब है। तो चलिए, आज भारतीय लोकतंत्र के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है, जो वक्त के साथ साथ खुद को बदलती है। चलिए, जरा उस दौर में वापस चलते हैं। सोचिए, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद एक बिखरे हुए देश के लिए एक संविधान बनाना था। ये सिर्फ सरकार चलाने का कोई मैनुअल तैयार करना नहीं था, बल्कि ये तो सदियों पुरानी सामाजिक दिक्कतों से लड़ते हुए पूरे समाज को बदलने का एक रोड मैप बनाने जैसा था। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने वक्त तक संविधान सभा के 389 सदस्यों ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने बहसें की, कभी कभी वो एक दूसरे से सहमत नहीं हुए, लेकिन फिर मिलकर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान तैयार किया। अब इस पूरी मेहनत में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये कि ये सब कुछ बिना किसी लक्ष्य के नहीं हो रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसने एक ध्रुव तारे की तरह रास्ता दिखाया। इसने आने वाले गणतंत्र के लिए एक साफ विजन दिया, और वही वादे बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों की शक्ल में हमारे सामने आए। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा संविधान बना कैसे? मजे की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने हर चीज को नए सिरे से बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़ी समझदारी से दुनिया भर के तजुर्बों से सीखा। हाँ, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए इसे उधार का थैला भी कह देते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये उधार लेना नहीं था। ये तो दुनिया भर के कामयाब लोकतंत्रों से सीखना था और उन आइडियाज को भारत के अनोखे हालात के हिसाब से ढालना था। ये उनकी दूर की सोच और समझदारी को दिखाता है। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, ये वाकई में दुनिया भर के आइडियाज का एक संगम था। हमने ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम का ढांचा लिया, तो अमेरिका से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली, जैसे कि बोलने की आज़ादी। आयरलैंड के संविधान ने हमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का रास्ता दिखाया, और दक्षिण अफ्रीका से हमने ये सीखा कि वक्त के साथ संविधान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और यही जो आखिरी बात है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त और समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना। देखिए, शुरू में संविधान ने नागरिकों को सिर्फ मौलिक अधिकार दिए थे, जो उनकी आज़ादी की गारंटी थे। लेकिन 1976 में यह महसूस किया गया कि भाई, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो होनी चाहिए। इसीलिए संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने के नाते देश के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब संविधान में बदलाव करने की ये जो ताकत है, ये एक बहुत बड़ा और थोड़ा खतरनाक सवाल भी खड़ा करती है। अगर संविधान को बदला जा सकता है, तो क्या कोई सरकार अपने बहुमत के दम पर इसके मूल सिद्धांतों को ही खत्म कर सकती है, जैसे कि लोकतंत्र या समानता? और इस मुश्किल सवाल का जवाब मिला 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने एक गजब का संतुलन बनाया। उन्होंने कहा, हाँ, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा, इसके मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था। इस एक सिद्धांत ने, आप कह सकते हैं, राजनीतिक ताकत के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। इसने ये पक्का कर दिया कि कोई भी सरकार अपने बहुमत का गलत इस्तेमाल करके संविधान के उन पिलर्स को नहीं गिरा सकती जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कैसे बदला है। देखिए, 1951 में जमींदारी को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून आए। 1973 में, जैसा हमने देखा, मूल ढांचे के सिद्धांत ने लोकतंत्र को बचाया। 76 में नागरिकों के कर्तव्य जोड़े गए। 93 में पंचायती राज के जरिए सत्ता को गांव तक पहुंचाया गया। और हाल ही में 2017 में डिजिटल दुनिया की जरूरतों को समझते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। तो ये बात तो साफ है कि संविधान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, वैसे वैसे संविधान को भी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और यहीं पर यह कहानी हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
हमने देखा कि कैसे दल बदल और पंचायती राज जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान में नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। तो अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक सवाल उठेंगे, डेटा प्राइवेसी के खतरे बढ़ेंगे या फिर क्लाइमेट चेंज की जो भयानक चुनौती सामने है, क्या इन सब के लिए भी हमें संविधान में एक 13वीं अनुसूची जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियों को ही खोजना होगा।